तो चैप्टर 1 का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब राष्ट्र निर्माण कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्र को जब आजादी हुई थी तो भारत के जो राज्य थे, सब राज्य अलग अलग बिछड़े हुए थे। हर हर राज्य जो है अलग अलग कोई दूसरे जगह पे था, है ना, बिखरा हुआ था, और कोई भी भारत जो है संपूर्ण नहीं था। बात समझ में आ गया? और आजादी के बाद जो है किस तरह की चुनौतियां आई, उनको समझना है इस चैप्टर में हम लोगों को। समझ में आ गया? और जब एक हुए सभी लोग, तो फिर उन्हें किस तरह से आजादी दिया गया, ठीक है, उनको समझना है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जब भारत आजाद हुआ था बाबू, तो उस समय पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, देश का बंटवारा भी हो गया था। तो ये एक तरफ कह लो कि आजाद तो हुआ, सुख की बात है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो ये गम की भी बात थी, दुख की भी बात थी। ठीक है, तो इनमें समझेंगे कि किन तरह की जो है हमें राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां आई उस समय उस लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर जो कुछ तस्वीरें दी गई है, ये बाबू राष्ट्र के आजाद होने की से पहले की तस्वीरें हैं, है ना, किस तरह से यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, है ना। ये देख लीजिए, आजादी से पहले की कहानी है ये, है ना। आजादी के आसपास की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिख रहा है। समझ में आ गया? समझ जाइए कि हम लोग जो पढ़ेंगे 1947 के बाद की कहानी को पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर मैप दिया गया है। अब देखिए इस मैप में आपको जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का बाबू, ये ग्रीन कलर का पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर भी ग्रीन कलर का दिख रहा है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन अभी फिलहाल इसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है इसे, पूर्वी पाकिस्तान को। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। ये देखो, ये पश्चिम है, क्योंकि आपको पता है दिशा में ये क्या है, इधर पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम है, इधर क्या है, पश्चिम है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण है। तो ये पूरब साइड में था तो पूर्वी पाकिस्तान, और ये पश्चिम साइड में था पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में ये जा करके ये किसमें रूप बदल गया, बांग्लादेश में इसका गठन हो गया। क्लियर यहाँ तक? और ये पाकिस्तान हम लोगों से अलग हो गया आजादी के बाद। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं परिचय देख लेते हैं इस पार्ट में, कि इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे कि हिंदुस्तान के आजाद होने के तुरंत बाद, जब बाबू भारत आजाद हुआ तो तुरंत बाद जो है हिंदुस्तान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आजादी जब हुई थी तो उस समय जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग मिले हुए थे, और आजादी में सभी धर्मों की लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और हर धर्म के लोग अलग अलग जो है संप्रदायों को मानने वाले लोग थे, अलग अलग उनकी मनोदशा थी। तो उस समय राष्ट्र का निर्माण करना अपने आप में एक टफ कार्य था। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अगर मान के चलिए कोई नया भवन, है ना, नया भवन जब बना रहा होता है, वहां की चीजें और जब बन करके तैयार हो जाता है तो वहां की चीजों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि बनाने वाले को ही पता होता है कि किस तरह से हमने कितनी ईंटें इसमें डाली है और किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जब बन गया भवन तो फिर उसमें आप आराम से टाइल पत्थर लगा सकते हो, जितना डेकोरेट करना है कर सकते हो, कोई तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन जो बनाने में फर्स्ट टाइम में बनाने में दिक्कतें आती है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब भारत आजाद हुआ था तो भारत को किस तरह की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन चीजों को जानेंगे। दूसरी बात, आजाद होते ही देशों का तो निर्माण हो जाता है, देश का तो निर्माण हो जाता है, और यह सबसे बड़ी जो है परेशानी यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म परंपरा के मानने वाले लोगों के साथ होता है, जिसको एक करना बड़ी चुनौती होता है। क्योंकि आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तो अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते थे, और उन सबको एक साथ मिलाना, एक साथ मिला करके देश का निर्माण करना अपने आप में टफ कार्य था। समझ में आ गया? इनको समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना था। राष्ट्रीय एकता कहने का मतलब हो गया कि अब देखिए हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदू हो गया, अलग अलग धर्म के लोग हैं, और उन सब में एकता बनाए रखना, एक सभी को बना करके रखना, ये सबसे बड़ा टफ कार्य था। और अखंडता, अखंडता का मतलब होता है कभी ना टूटने वाला, ऐसा उसके अंदर देशभक्ति लाना, ऐसा उसके अंदर मनोदशा को पैदा करना कि देश कभी ना टूटे। समझ में आ गया? तो एकता और अखंडता को बनाए रखना था। अब समझ जाते हैं बाबू, हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय एकता। अब राष्ट्रीय एकता क्या है, इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि एक देश में अलग अलग विचारों और विभिन्न अवस्थाओं के होते हुए भी आपस में प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना ही राष्ट्रीय एकता कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया
कि हमारे देश में देखिए विभिन्न तरह के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं, और उन सबों में राष्ट्र की भावना को एक रखना। अगर मुस्लिम है तो भी देश के प्रति क्या होना चाहिए, वफादारी होना चाहिए, देश सबसे पहले होना चाहिए। अगर हिंदू भी है तो देश सबसे पहले होना चाहिए, सिख भी है तो देश सबसे पहले होना चाहिए, और उन सब में भाईचारे की भावना भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसा नहीं है। उनमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इन्हीं को कहते हैं राष्ट्रीय एकता। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में विविधता होते हुए भी, यानी अनेक अनेक धर्म के लोग होते हुए भी उनमें एक बना रहना ही राष्ट्रीय एकता कहलाता है। समझ में आ गया राष्ट्रीय एकता क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला है अखंडता। अखंडता शब्द क्या होता है, इनको जरा समझिएगा। अखंड, अ का मतलब क्या होता है बाबू, देखो अखंडता। अ का मतलब होता है नहीं, अखंड का मतलब होता है अलग होने वाला, अलग होना, है ना। यानी अलग नहीं होना, यानी अलग कभी भी नहीं होना, यानी कभी भी नहीं टूटने वाला, कभी भी नहीं टूटने वाले को ही अखंड कहा जाता है। समझ में आ गया। जैसे देखो यहाँ पर समझ ना, जो कभी भी ना टूटे अखंडता कहलाता है ना, जो कभी भी ना टूटे। समझिएगा अखंडता क्या कहलाता है, जो कभी भी नहीं टूटने। ऐसा भाईचारा, ऐसा प्रेम होना चाहिए हम लोगों के अंदर जो कभी भी नहीं टूटे। अगर एक बार मिल गए तो, एक बार अगर मिल गए तो फिर जो है वो प्रेम कभी भी नहीं टूटना चाहिए। इसी को कहते हैं अखंडता, अखंड प्रेम, है ना। ये कभी भी नहीं टूटने वाला प्रेम होना चाहिए हम लोगों के बीच। ये नहीं कि वो मुस्लिम है हिंदू है करके हम लोग आपस में लड़ते फिरे। बात समझ में आ गया। अखंडता का समझ में आ गया कि जो कभी भी ना टूटे, या जो एक बार मिल जाए उसे कोई भी ना तोड़ सके। और हम लोगों में ऐसा ही देशभक्ति होनी चाहिए, देश के प्रति इतनी भक्ति होनी चाहिए कि कोई दुश्मन लाख भी कोशिश कर ले उसे तोड़ नहीं पाए, क्योंकि देश सर्वोपरि होना चाहिए सबसे पहली। अखंडता का मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं भारत की आजादी। अब आपको पता है बाबू, भारत की आजादी जो है 1947 ईस्वी को हुई थी। 14 और 15 जो रात का समय था, मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ 1947 के दिन, है ना। यहाँ पर देखिए 14-15, 14 से 15 अगस्त को मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये बात आप लोगों को पता है ना। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। क्लियर है यहाँ तक। और इस रात को, है ना, सभा में उन्होंने एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, यानी जब भारत आजाद हुआ था तो उसी रात को इन्होंने सभा को संबोधित किया। जैसे सभा का मतलब होता है एक जगह बैठ करके भाषण देना, खड़े होकर के भाषण देना। तो सभा को संबोधित करते हुए कहा था, है ना, कि, है ना, वो भाषण जो दिया था, तो उनका यह जो भाषण है किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जब भारत आजाद हुआ था तो मध्य रात्रि के दिन उन्होंने भाषण दिया था, मध्य रात्रि के समय भाषण दिया था। और उन्होंने उस भाषण को जब दिया था तो उस भाषण को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है। बातें समझ में आई कि यहाँ पर क्लियर है। यहाँ तक भारत की आजादी के बारे में हम लोग समझ गए कि कब आजादी हुआ था, तो बाबू 1947 ईस्वी को 14 से 15 के मध्य रात्रि के बीच हमारा भारत आजाद हो गया। और जब भारत आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया, और उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है, तो भाग वधु चिर प्रतीक्षित भेंट। याद जब हम लोग को मिला तो आजादी के बाद यहाँ पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आजादी के लड़ाई के बाद के समय, है ना, दो बातों पर ध्यान दिया गया। यानी जब हमारा भारत आजाद हुआ था, जब हम लोग लड़ करके अंग्रेजों से भारत को आजाद कर लिए, तो यहाँ पर दो बातों की सभी की मंजूरी थी। सभी यही चाहते थे कि, क्या चाहते थे देखिएगा, पहला देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाए। लोकतांत्रिक सरकार कहने का मतलब हो गया कि यहाँ जनता जिसको चुनेगा वही जो है सरकार होगा, यानी जनता के हाथों में पावर दिया जाए। लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, है ना। और सबके भले के लिए सरकार क्या करेगी, काम करेगी। दूसरा, गरीबों और कमजोरों किसानों का खास कर ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि उस समय में भारत में बहुत गरीब लोग हुआ करते थे, खास करके किसान ही हुआ करते थे। तो जब आजाद हुआ हमारा देश, तो यहाँ पर दो बातों पर सबकी मंजूरी थी। पहला कि सरकार जो होगा वो लोकतांत्रिक ढंग से होगा, यानी जनता इसमें सर्वोपरि होगा, जनता ही सरकार चुनेगी अथवा सरकार को गिराएगी। और तो और जो किसान हैं, गरीब लोग हैं,
उनको विशेष ध्यान रखा जाए, उनको विशेष सुरक्षा दिया जाए। इन बातों पर सभी की मंजूरी थी जब हमारा भारत आजाद हुआ तब। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देख लेते हैं। फिर कहता है 1947 में जिन हालात में भारत आजाद हुआ, शायद ही उसे उस वक्त में कोई देश वैसे स्थिति में आजाद हुआ हो। आजादी तो मिली लेकिन देश के बंटवारा के साथ। कहता है कि हमारा भारत जो है जिस स्थिति में आजाद हुआ था, हम लोग को एक और तो सुख की प्राप्ति हुई, एक और सुखी महसूस हुए कि हमारा भारत आजाद हो गया, लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ, भारत की बंटवारा भी तो हो गई। ये भी एक गम का ही बात था। और तो और विविधताओं से भरे यहाँ पर लोग थे। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, अब देखिए महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को कोलकाता में कहा था, क्या कोलकाता में उन्होंने एक भाषण दिया और कहा था कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा हो जाएगा, इसलिए कल का दिन खुशी का भी होगा और गम का भी होगा। महात्मा गांधी ने अपने कलकत्ता के भाषण में कहा था कि कल का दिन हमें आजादी की दिन होगी, आजादी मिलेगा, लेकिन फिर कल बंटवारा भी हो जाएगा। उसको पहले से पता था कल बंटवारा भी हो जाएगा, इसलिए कल का दिन जो है खुशी का भी है और गम का भी है। इन्होंने महात्मा गांधी जी ने कलकत्ता में जो है 14 अगस्त को भाषण दिया था। और आपको पता 14 अगस्त और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को तो भारत आजादी हो गया था और दूसरे दिन पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया था। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि आजादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या क्या आई। अब आपको पता है भारत जब आजाद हुआ था तो राष्ट्र का निर्माण करना है, हमारा चैप्टर का तो नाम ही है राष्ट्र का निर्माण। अब राष्ट्र का निर्माण करने में क्या क्या दिक्कतें आई और फिर कौन कौन सी समस्या आई, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो जब आजादी मिली तो राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो अब देखिए इसमें तीन तरह के, कुछ मुख्य रूप से तीन तरह की चुनौतियां आई। सबसे पहली बात तो एकता और अखंडता। क्योंकि उस समय अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, अलग अलग सोच रखने वाले लोग थे, तो उनको एक करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होगा। हर किसी को बोलेंगे तुम भारत में रह जाओ, ये सब मिलेगा, तो भाई क्यों रहेगा? आप उसको सुरक्षा दोगे, आप उसको फैसिलिटी दोगे, क्योंकि आपको पता है भारत में उस समय मुस्लिमों की संख्या ज्यादा ही थी, है ना। और मुस्लिम राष्ट्र एक अलग हो गया, पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया। तो अब सभी को लगता था, मुस्लिम यहाँ के मुस्लिम को लगता था कि मेरा एक तो देश बन गया है, तो पाकिस्तान चले जाते हैं। समझ में आ गया? तो सभी को एक करके रखना उस समय अपने आप में एक टफ चैलेंज था। और दूसरी बात एक अखंडता भी तो बनाए रखना था। एक तो कर दिए, लेकिन अब मान के चलिए आप किसी को जबरदस्ती मिला लोगे अपने में, भाईचारे का पाठ पढ़ा दोगे, लेकिन उसके मन में गुड़ बातें रहेगी, मन में देश के प्रति नफरत रहेगा, तो फिर अखंडता नहीं हो पाएगा। फिर वो एक ऐसा समय आएगा जब वार कर देगा। जबरदस्ती किसी को मिलाया नहीं जा सकता है। तो सोचिए जब देश अलग उस समय आजाद हुआ था तो किस तरह से वहां पर परेशानियां आई होगी एक करने में, क्योंकि आपको भी पता था कि राज्य जो है वो अलग अलग राज्य में बटा हुआ था। भारत जो अभी आप देख रहे हो इतना बड़ा, इतना 28 राज्य, ये 28 राज्य उस समय नहीं हुआ था। उसमें से कई सारे राज्य जो है अलग अलग थे, जम्मू कश्मीर अलग था, है ना, अलग अलग राज्य थे, और उनको एक करना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। क्लियर है यहाँ तक? तो एकता और अखंडता को देख लेते हैं। भारत आकार और विविधता के तौर पर किसी महादेश से कम नहीं था, यानी इसकी जो आकार थी पूरी अखंड, बहुत बहुत फैला हुआ था, बहुत बड़ा ये देश था, और आकार तो बहुत बड़ा था ही था, और अखंड यहाँ पर जो है विविधता भी फैली हुई थी। अब गरीब, अमीर, किसान, महाजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न तरह के लोग यहाँ पर थे, और विविधता फैला हुआ था। तो इनको एक करना अपने आप में क्या था बाबू, किसी जो है अपने आप में क्या था, अलग मुख्य कार्य था। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति भी अलग थी और उसके धर्म अलग अलग थे। इतनी विविधताओं से जो भरा हमारा देश था, है ना, कोई एक जो है कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता, यही आशंकाएं बनी थी। यानी जब भारत आजाद हुआ था तो एकता अखंडता की बात करते हैं तो आपको पता है हमारा भारत देश में विविधता फैला हुआ था, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग थे। अब समस्या ये थी कि अगर हम उनको एक कर भी दें तो क्या ये ज्यादा दिन तक बने रहेंगे? तो अब उनके हितों के लिए भी तो सोचना होगा। अगर उनके हित के लिए हम सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए सोचेंगे। तो ये सब चुनौतियां थी राष्ट्र के निर्माण के लिए।
ठीक है, लोकतंत्र को कायम करना। अब दूसरी समस्या ये थी कि लोकतंत्र को कायम करना, कहता है कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और सभी को मतदान का भी अधिकार है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर राजनीतिक मुकाबले होंगे और उनका स्थायित्व होगा। कहने कहने का मतलब ये हो गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाना, संसदीय व्यवस्थाओं को अपनाना, यानी यहाँ पर जो है पावर किसके हाथों में होगा, जनता के हाथों में होगा और जनता सभी को वोट करेगी और जनता के ही द्वारा सरकार चुनी जाएगी। तो सभी को अधिकार दे दिया गया, संविधान में भी सबको अधिकार दिया गया है। यहाँ पर सभी धर्म बराबर है, कोई एक धर्म जो है यहाँ पर विशेष नहीं होगा, हर सबको धर्म बराबर, यानी धर्म निरपेक्ष देश यहाँ पर कहा गया है। तो हम अधिकार देंगे तो हो सकता है एकता हो, एकजुट हो, भाईचारे की भावना होगा। तो ये सभी समस्याएं उस समय थी हमारे देश का निर्माण के समय। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कहता है कि सबका विकास हो, ना कि किसी एक वर्ग समूह का। कहने का मतलब हो गया कि जब उस समय राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे तो इस तीन बातों पर, तो दो बात तो पहले एकता और अखंडता देख ही ली, दूसरा लोकतंत्रीय व्यवस्था होना चाहिए यानी लोगों के हाथों में शासन होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए कि सबका विकास होना चाहिए, ना कि किसी एक वर्ग समूह का। अब पता चला कि जो अमीर अमीर वर्ग के लोग हैं उसका विकास कर दे, या फिर जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसका विकास कर दे, मध्यम वर्ग के लोगों को छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है। हर किसी वर्ग का विकास होना चाहिए, हर किसी जाति धर्म के लोगों मानने वाले लोगों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। कहता है संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाना चाहिए, कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं है, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। ये संविधान में उल्लेखित है और आपको तो संविधान की प्रस्तावना में ही है ना, धर्मनिरपेक्ष यानी सब धर्म बराबर है। किसी भी देश का या फिर किसी भी राज्य का, जो हमारा भारत देश के अंतर्गत जो राज्य है, किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उस राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग निवास कर सकते हैं, इसका मतलब यही हो गया। क्लियर है? बर्ताव किया जाना चाहिए तथा धार्मिक सांस्कृतिक एवं अल्पसंख्यक समुदायों को, जो धार्मिक धर्म के लोग मानने वाले हैं, जो संस्कृति, जो अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है कम, संख्या का मतलब होता है संख्या, जिसकी संख्या कम है उसको भी विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए, नहीं तो बेचारा का संख्या ही कम हो जाएगा। अगर हम उसको अधिकार ही नहीं देंगे तो उसमें क्यों भाईचारा रहेगा, क्यों एकता हो जाएगा, वो क्यों एक होगा। तो उनको भी क्या होना चाहिए, विशेष अधिकार मिलनी चाहिए, है ना, विशेष सुरक्षा दी जाए। यह बड़ी चुनौती गरीबों को गरीबी का समाप्त करने के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना था और गरीबों को विशेष सुविधा देना था। इस तीनों बातों पर सभी का सहमति था आजादी के समय जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा था तब। तो हद तक सही भी बातें हैं, क्योंकि हम हर एक विशेष वर्गों का, हर एक वर्गों का समान अधिकार देंगे और समान रूप से अगर ख्याल रखेंगे तो उसमें एकता और अखंडता की भावनाएं आएंगी। बात समझ में आ गया? और वो देश छोड़ करके जाने की बात नहीं करेंगे। बातें समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये देख रहे हो जिन्ना, है ना, विभाजन कराने में सबसे बड़ा अहम योगदान इसी का है। पाकिस्तान का विभाजन कराने में यही भाई साहब के हाथ है। समझ में आ गया? मोहम्मद जिन्ना। अब देखो इन्होंने कराची के भाषण में क्या किया था, पाकिस्तान गया और वहां पर कराची गया और कराची में क्या कहता है, देखो 11 अगस्त 1947 ईस्वी को, है ना, 11 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान की संविधान सभा अध्यक्ष में इन्होंने भाषण दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि देखिए, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की जटिलताओं को दूर करने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। कहता है कि हमको जो बहुसंख्यक है, यानी जिसकी संख्या ज्यादा है या जिसकी संख्या कम है, उनकी उद्देश्यों को पूरा करना होगा, यानी उसकी जरूरतों को पूरा करना होगा ताकि उनमें भी एकता की भावना आ जाए। दूसरी बात कहता है, यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो कहता है कि इस पाकिस्तान में अगर मुसलमान भी अलग अलग समुदाय में बटे हैं, जैसे मुसलमान में भी आप देखिएगा कई तरह के पठान है, सिया है, सुन्नी है, अलग अलग समुदाय में बटे हैं, तो भारत में भी क्या है बाबू, हिंदू जो है अलग अलग, जैसे भारत में भी हिंदू आप लोग देखिएगा कई तरह के बटे, जैसे वैष्णव, बंगाली, ब्राह्मण, है ना, इन सब समुदायों में बटे हुए हैं। ठीक है, किसने कहा था ये? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और कहा था कि आप पाकिस्तान में क्या है, आजाद हैं, आप पाकिस्तान में आजाद हैं, आपको किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होगी, आपको हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी।
इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची के भाषण में कहा था। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि आप और तो और कहता है कि आप मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, या किसी अन्य पूजा स्थल पर भी जा सकते हैं। आपका धर्म जाति से राज्य को कोई मतलब नहीं होगा, यानी आप स्वतंत्र हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म के लोग हैं और आपको मंदिर जाना है तो जा सकते हैं, अगर हिंदू धर्म के लोग हैं आप मस्जिद जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगी, राज्य आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगी, आप पाकिस्तान में स्वतंत्र है। इन्होंने क्या कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू, देखिए बाबू उस समय जवाहरलाल नेहरू को इसलिए बेस्ट माना जाएगा कि उस समय देखिए, अभी हम तुरंत बताए थे, जब कोई घर निर्माण होता है बाबू, निर्माण होना और बन जाना ये बहुत बड़े गैप है इसमें। निर्माण होने की स्थिति में हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहाँ से मटेरियल लाना है, जैसे घर बनाने की बात ही करते हैं, कहाँ से मटेरियल लाना है, किस क्वालिटी का मटेरियल लाना है, कितने लेबर मजदूर लगाने हैं, किस तरह से उसके एक डिजाइन तैयार करना है ताकि ये जाकर के घर टूटे नहीं आगे जाकर के आंधी तूफान से। ठीक उसी तरह से जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस देश में, हमारे देश में विविधता भरा हुआ था, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे। और सोचो कि वो महान व्यक्ति किस तरह से सोचा होगा कि ताकि लोग टूटे नहीं, उनमें एकता की भावना हो, अखंडता की भावना हो, और देश छोड़ करके जाने की तो बात ही नहीं हो। इसलिए हम इसको बेस्ट मानते हैं। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। क्लियर है यहाँ तक? कहता है कि मुख्यमंत्री है ना, जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्री को पत्र में लिखा था 15 अक्टूबर 1947 को, और उन्होंने कहा था कि मुसलमान की संख्या भारत में इतनी ज्यादा है, क्योंकि जब आजाद हुआ था भारत उस समय जो है मुसलमान की संख्या क्या थी? ज्यादा थी, और वह चाहे तब भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान उसको कितना भी उकसा दे, वहां की गैर मुस्लिम का जितना भी अपमान करे या डर आए, लेकिन यहाँ की अल्पसंख्यक के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। यानी प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्रियों को कहा था एक पत्र में कि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम है, यहाँ पर जितने भी मुसलमान है जिसकी संख्या ज्यादा है, तो क्या समझा रहे थे कि भारत में जो है इतनी ज्यादा में मुसलमान था कि वह चाहेगा भी तो छोड़ करके नहीं जा सकता है, चाहे पाकिस्तान उसको कितना भी उकसा दे। पाकिस्तान चाहे कितना भी उसको उकसा दे कि आप हमारे पाकिस्तान में आके मिल लो मुस्लिम भाइयों, ये मुस्लिम राष्ट्र है, फिर भी वो छोड़ करके नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें मुस्लिम के साथ इतनी शालीनता से व्यवहार करनी है, उसको इतना आजादी देनी है, उसको सुरक्षा देनी है ताकि वो छोड़ करके नहीं जा सके। इन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा था। ठीक है, और कहता है कि और सभी को बराबर का अधिकार देना है। अब बराबर का अधिकार देखिएगा दीजिएगा तभी तो, अब मान चलिए पाकिस्तान उधर राष्ट्र बन गया तो सभी मुस्लिम उधर चल जाएंगे, तो कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते, आपको यहीं पर सारा अधिकार मिलेगा, हर किसी को समान अधिकार मिलेगा। जितना अधिकार यहाँ पे हिंदुओं का है उतना अधिकार आपको अल्पसंख्यकों को भी है, मुस्लिमों को भी है। आप नहीं छोड़ करके जा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान इसके लिए कितना भी भड़का दे, है ना। और कहता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार भी देने होंगे, यानी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी जिसमें जनता का शासन सर्वोपरि है, उसमें नागरिकता भी उन्हें दी जानी चाहिए, यानी उन्हें सब अधिकार देने चाहिए, वोट डालने का भी अधिकार होनी चाहिए। इन किसको? अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तथा उनकी रक्षा भी करनी होगी। इसमें अगर कामयाब नहीं होते हैं तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राष्ट्र व्यवस्था में जहर फैल जाएगा और देश का बर्बादी का क्या बनेगा? कारण बनेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इस काम में फेल होते हैं, अगर हम अल्पसंख्यकों को समान अधिकार नहीं देते हैं, लोकतंत्र में उसको अधिकार नहीं देते हैं, नागरिकता का अधिकार नहीं देते हैं, वोट डालने का अधिकार नहीं देते हैं, तो एक दिन, और अभी हम उसको पाकिस्तान जाने से रोकते हैं, तो एक दिन यह घातक होगा हमारे देश के लिए, नासूर हो जाएगा। क्योंकि एक बात बताइए, आप ही के घर में दो लड़के हैं, एक के साथ आप अच्छा व्यवहार करिएगा, दूसरा के साथ अच्छा व्यवहार करिए, खराब व्यवहार करिएगा, तो क्या लगेगा? दूसरा वाला हमरे साथ भेदभाव कर रहा है, और एक ना एक दिन वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा और आपको तबाह कर देगा। तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें उन्हें समानता, स्वतंत्रता, हर चीज की रक्षा करनी होगी, आजादी देनी होगी उसे, और लोकतंत्र में भी उसको नागरिकता का अधिकार देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन यह नासूर बन जाएगा और हमारे देश के लिए क्या हो जाएगा? घातक होगा, क्योंकि उसमें मन में आपसी भाईचारा होगा ही नहीं। तो देख लीजिए, अभी सबको समान अधिकार है, जितना अधिकार हमको है उतना अधिकार हर किसी को है। और उस समय क्या कहा गया था? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, यानी यहाँ पर हर धर्म के लोग रह सकते हैं। बातें समझ में आ गई? चलिए, ये था
जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण।